मेयर और डिप्टी मेयर पद को लेकर चुनाव होना था और बीच लगातार हंगामा हुआ है। आम आदमी पार्टी के पार्षद और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ चुके हैं। कई पार्षदों को चोट आई है। आम आदमी पार्टी के पार्षद भी घायल हुए हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के पार्षद भी घायल हुए हैं। हंगामा तब बढ़ गया जब लगातार जो एलजी की तरफ से नॉमिनेटेड पार्षद उनको शपथ दिलवाने की बात निकल के आई। उसके बाद पीठासीन चाहते थे कि कहीं ना कहीं पहले मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाए। इस बात को लेकर दोनों पार्टियां आपस में भिड़ती हैं और इतना बवाल मच जाता है कि दोनों पार्टियां पीठासीन के चैम्बर तक पहुंच जाती हैं और हाथापाई की नौबत आ जाती है। कई पार्षद आम आदमी पार्टी के पार्षद उनको चोटें आई हैं और कई बीजेपी के जो पार्षद हैं उन्होंने अभी एमएलसी कराई है कुछ देर पहले, उन्हें भी काफ़ी चोटें आई हैं। तो कहने के हंगामा बहुत तेज हुआ है और अब इसके साथ ही पीठासीन ने अगले आदेश तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया है। अब इंतजार है जब सदन होगा तो क्या कार्यवाही सही तरीके से चल पाएगी और जिस तरह से मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं वो चुनाव हो पाएंगे क्या। कैमरा अंकित के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली। सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिवार वालों की मुश्किलें अब और बढ़ती जा रही हैं। नगर निगम की तरफ से अब नोटिस दिया गया है, कुर्की और नीलामी का नोटिस दिया गया है नगर निगम की तरफ से सपा विधायक इरफान सोलंकी के चाचा हाजी इकबाल सोलंकी को। पहले चेतावनी दी गई थी और चेतावनी पर रकम ना जमा करने की स्थिति में हाउस टैक्स की रकम नहीं जमा की गई है। उसके बाद जो इरफान सोलंकी के चाचा हैं इकबाल सोलंकी, उनको नोटिस दिया गया है। साथ ही 387 और लोगों को, जिसमें 12 फैक्ट्रियां हैं वो भी शामिल है, 387 जो है नोटिस वो जारी किए हैं नीलामी और कुर्की के। हाउस टैक्स नहीं जमा था। जोन 3 और 2 जो जोन है नगर निगम का, वहाँ के पर ये नोटिस जारी किए गए हैं और चेतावनी देने के बाद रकम नहीं जमा करने की स्थिति में ये नोटिस दिया गया है। कुर्की और नीलामी का समय सीमा तय की गई है। 1 लाख से ज़्यादा जो बकायेदार हैं उनको नोटिस दिया गया है। इसी कड़ी में शामिल है पूर्व विधायक अरुणा तोमर। अरुणा तोमर सपा से विधायक थी, उनको भी नोटिस दिया गया है कुर्की और नीलामी का। साथ ही उनके बेटे अरुण तोमर को दिया गया है। आपको बता दें, अरुणा तोमर जो कद्दावर नेता है सपा के, पूर्व सांसद लाल सिंह तोमर की पत्नी हैं, उनको भी नोटिस दिया गया है। समय सीमा तय की गई। अलग अलग जो जितनी भी संपत्तियां हैं 387 अलग अलग लोगों, जिसमें इकबाल सोलंकी सबसे बड़े बकायेदार हैं। अगर सबकी बकाया राशि जाने जिनको नोटिस जारी किया गया है तो लगभग 25 करोड़ की बकाया राशि है, जो सबसे बड़ी रिकवरी है नगर निगम की तरफ से। अब इरफान सोलंकी के परिवार वालों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जाएँ। समय सीमा तय की गई है। अलग अलग तिथि पर जो अलग अलग हाउस टैक्स हैं, जो भूखंड बने हैं या फैक्ट्रियाँ हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, अलग अलग तिथि दी गई है। उस तिथि समय सीमा पर अगर बकाया राशि नहीं जमा की जाती है तो निश्चित तौर पर नीलामी और कुर्की की कार्रवाई नगर निगम करेगा। 1% जो जब से बकाया राशि नहीं जमा की गई है उसके बाद मासिक वार 1% का जो ब्याज है वो देना होगा। और उसके साथ ही अगर समय सीमा पर नहीं अगर ये जमा की जाता है हाउस टैक्स तो नगर आयुक्त का साफ तौर पे कहना है तिथि के बाद कुर्की और नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। अगर ये कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर इरफान सोलंकी के परिवार वालों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। कैमरा पर्सन तासिम के साथ आशीष तिवारी, प्राइम न्यूज़, कानपुर। प्रयागराज की संगम नगरी, जहां गंगा जमुना सरस्वती का मिलाप होता है, वहां आज माघ मेले का शुभारंभ हो रहा है। पौष पूर्णिमा जो कि मेन महान पर्व, पहला पर्व है, इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई हैं। पुलिस की पूरी व्यवस्था है और साथ ही साथ माघ मेला में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए भी पूरी तरह से आश्वासन दिया गया है कि उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। माघ मेला को लेकर करीब 650 हेक्टेयर भूमि में टेंटों का एक विशाल शहर बसाया गया है, जिसमें 150 किलोमीटर की प्लेटें बिछाकर रेत पर रोडें बनाई गई हैं और साथ ही साथ 48 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं पूरे माघ मेला क्षेत्र में। पूरे माघ मेला क्षेत्र को 6 जोन में डिवाइड किया गया है, जिसे कि सेक्टर दिया गया है और 6 सेक्टरों में पुलिस चौकियां 48 बनाई गई हैं। इस 48 पुलिस चौकियों में करीब
10,000 जवान तैनात किए गए हैं जो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे और साथ ही साथ श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर जितने भी विभाग एक शहर में होते हैं वो सारे विभागों के कार्यालय यहाँ पर खोले गए हैं। जो भी श्रद्धालु आए हैं उनको सुविधा के लिए राशन की व्यवस्था की गई है, जो कि सरकारी राशन या सरकारी गल्ले का राशन उन्हें मुफ्त में दिया जाएगा। ऐसा प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने यहाँ तक कहा है कि चारों तरफ चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। कोरोना को देखते हुए जगह जगह पर कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है, सेंटर बनाए गए हैं और उचित दूरी बनाए रखने का लगातार माइकों से ऐलान किया जा रहा है। श्रद्धालुओं का भी सहयोग मांगा जा रहा है। साथ ही साथ योगी और मोदी के जगह जगह पर संदेश लगाए गए हैं। जिस तरह 2025 महाकुंभ होने वाला है उसको देखते हुए यह एक रिहर्सल माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये तैयारियां हैं कि किस तरह 2025 में महाकुंभ का आयोजन होगा। जिस तरह देश और विदेश से साधु श्रद्धालु यहाँ प्रयाग की धरती पर 2025 में आएंगे और उसको लेकर प्रशासन ने हर तरह की तैयारियों में अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की भी टीमें तैनात की गई हैं। अलग से बेड बनाए गए हैं, अलग से अस्पताल बनाए गए हैं। किसी आपात स्थिति को देखते हुए तुरंत वहाँ पे अस्पतालों में श्रद्धालुओं को ले जाकर भर्ती कराया जा सकेगा। रात में करीब 1.5 लाख लाइटें जगमगाती हैं और ये पूरा शहर रोशनी में नहा जाता है। यह एक अद्भुत नज़ारा होता है। भीषण ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा आज नहान में श्रद्धालु थोड़ा कम दिखे, लेकिन धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। कपकपाती ठंड में 1 महीने लगातार श्रद्धालु इन टेंटों में रुककर भगवान की आराधना करेंगे और अपने पूर्वजों की शुभकामना एवं उनकी शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु 1 महीने यहाँ टेंट में रुककर और भगवान की आराधना करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग यहाँ पर आज से बसना शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा प्रशासन ने जितनी व्यवस्था की रखी है वो कितनी कारगर साबित होती है और श्रद्धालुओं के लिए कितनी अच्छी होती है, या श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा होती है या नहीं होती है, यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी श्रद्धालु काफ़ी खुश है। जिस तरह से प्रशासन की व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, उसको देखते हुए उनको काफ़ी खुशी जाहिर की है। कैमरामैन शिव मौर्य के साथ पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज़, प्रयागराज। प्रदेश में सन 2022 में सड़क दुर्घटना में 21,200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के जिला अधिकारियों के लिए सड़क दुर्घटना से लोगों की जान बचाने के लिए विशेष सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी मनीष बंसल ने 5 जनवरी को फीता काटकर शुभारंभ किया है और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने संभल पुलिस के लिए निर्देश दिए हैं किसी भी तरह से यातायात नियमों की जो व्यवस्था है दुरुस्त रहे और किसी भी तरह से व्यवस्था बिगड़ने ना पाए, और ऐसा अगर कोई वाहन चालक जो व्यवस्था बिगाड़ता है तो उस पर सीधी कार्रवाई की जाए। वहीं जिस तरह से जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र शासन के जो निर्देश का पालन कर रहे हैं, इसी को दृष्टि रखते हुए लगभग जो बुलडोजर चालक है, आधा दर्जन जो मजदूर हैं उनको आगे बुकट में बैठा कर ले जा रहा था और इसी को लेकर चौकी के आगे जैसे निकलता उसने देखा जो यातायात पुलिस ने, वैसे ही गाड़ी से दौड़ाकर उसको पकड़ा और वहीं उसका 15,500 रुपये का चालान किया है और वहीं इसे नसीहत दिया कि भविष्य में ये गलती दोबारा ना करे और दोबारा पुनः ऐसी गलती करता तो कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस जो निर्देश मिले हैं, संभल पुलिस लगातार एकदम सक्रिय मूड पर है, एक्टिव मूड पर है, लगातार इसको लेकर गंभीरता से लेकर काम कर रही है और जितने भी पहले दिन ही जो फीता काट का उद्घाटन किया है वहीं जो वाहन चालक है जो यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहा था, इसी को लेकर यातायात पुलिस सक्रिय होकर काम कर रही है। वहीं 15,500 रुपये का चालान काटकर उसको नसीहत दी है, समझाया और वहीं जिस तरह से सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया है उसी को दृष्टिगत रखते हुए संभल पुलिस अलर्ट मूड पर दिख रही है। और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को जो निर्देश दिए हैं कि लगातार सड़क सुरक्षा माह का अभियान पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है और इसी को लेकर किसी भी तरह से यातायात के नियमों का पालन संभल में किया जाएगा, किसी तरह से कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि सड़क सुरक्षा माह जिस तरह से 21,200 लोगों की 2022 में मौत हुई थी,
अब वो गलती सरकार नहीं करने वाली है। सरकार अलर्ट मोड पर आकर फिर सक्रियता से, गंभीरता से मामले को ले रही है और वहीं सड़क सुरक्षा माह का अभियान चलाकर जो प्रदेश के जो सभी अधिकारी हैं इस पर अमल में ला रहे हैं और कार्रवाई को गंभीरता से कर रहे हैं। वहीं जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, वहीं जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक चक्रधर मिश्र भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले में कार्रवाई कर रहे हैं और पूरा जो 5 जनवरी से 4 फरवरी तक पूरा 1 माह के लिए सड़क सुरक्षा माह का जो शुभारंभ किया गया और 1 माह पूरे अभियान चलाया जाएगा। यातायात नियमों की जो धज्जियां उड़ाता दिखेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्राइम न्यूज़ संतोष यादव, संभल। बहरेज की सीमा से लगा हुआ नेपाल राष्ट्र से भारतीय और नेपाली के आने जाने पर ना पासपोर्ट लगता है और ना वीज़ा, इसलिए दोनों देश के लोग अपने ज़रूरत की चीज़ आसानी से बॉर्डर पार कर ले जाते हैं। भारत नेपाल सीमा पर स्थित रुपैडिया बॉर्डर खुली सीमा है। सुरक्षा के मद्देनज़र एसएसबी और पुलिस की टीम गश्त कर रही थी, तभी दोनों को रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म के पास पानी टंकी के होते हुए चार युवक नेपाल की ओर जाते दिखे। संदिग्ध प्रतीत होने पर चारों को पुलिस ने और एसएसबी की टीम ने घेर लिया। चारों तस्कर नेपाल की ओर भागने लगे और इस पर चारों तस्करों को टीम ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से तलाशी ली गई है। उनके पास से 435 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है, जिसकी भारत अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ बताई जा रही है। आपको ये भी बताते चले कि भारत नेपाल सीमा के रुपैडिया बॉर्डर से एक महिला तस्कर को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से लगभग 2 करोड़ रुपए की चरस बरामद हुआ था। उसको भी भारत नेपाल सीमा के रुपैडिया बॉर्डर पर स्थित पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसको भी जेल भेजा था। आपको ये भी बताते चले कि भारत नेपाल सीमा लगभग 150 किलोमीटर खुली सीमा है, जिसका फ़ायदा तस्करों के लिए मुफीद मानी जाती है। आपको ये भी बताते चले कि लगभग ये भारत नेपाल सीमा खुली होने के नाते यहाँ से ऐसे आतंकवादी भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बहरेज से फ़हीम अहमद, प्राइम न्यूज़। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एकदम दुरुस्त है, ऐसे दावे किए जाते हैं, ऐसे वायदे किए जाते हैं। कोरोना वेरिएंट BF7 को लेकर जो जापान, चीन, अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है और उसी को लेकर जो प्रदेश सरकार है अलर्ट मोड पर दिख रही है और लगातार जिलाधिकारी मनीष बंसल भी सक्रिय होकर जिले में काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी एकदम अलर्ट दिखाई दे रही है। वहीं जिलाधिकारी मनीष बंसल के लिए पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ शिकायतें मिल रही थी और शिकायतें ये आ रही थी कि समय से जो चिकित्सक नहीं पहुंच पा रहे हैं और कोरोना वेरिएंट के चलते लोगों को समस्याएं होने की संभावना ज़्यादा है और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी मनीष बंसल को शिकायतें मिल रही थी और वहीं शिकायतों को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के लिए उन्होंने 25 जो चिकित्सक हैं उनको नोटिस जारी किया है और उन्हें जवाबदेही नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो उनका विधिक कार्रवाई की जाएगी। लगातार लंबे समय से उन्हें शिकायतें मिल रही थी कि लेट सेट जो है जो चिकित्सक पहुंचते हैं अस्पताल में और वहीं जो बायोमेट्रिक की जो उन्होंने डिटेल मांगी तो वहाँ कुछ समय से जो चिकित्सक से वो नहीं पहुंच पाए। इसी को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी ने चिकित्सकों पर 25 लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और वहीं नोटिस जारी कर दिया गया। जिस तरह से जो शासन और प्रशासन की जो गाइडलाइन है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है लीपापोती करता दिखाई दे रहा है। उसी को लेकर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सक्रिय होकर जिले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और 25 चिकित्सकों पर जो कार्रवाई के निर्देश देने के बाद चिकित्सा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है दुरुस्त करने के बजाय ये लोग जो चिकित्सक हैं लगातार लापरवाही इनकी दिखाई दे रही है और लापरवाही को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी मनीष बंसल सक्रिय होकर जिले में काम कर रहे हैं और वहीं जिलाधिकारी मनीष बंसल ने 25 चिकित्सकों पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्राइम न्यूज़ संतोष यादव, संभल। देश में तेज हवाओं के साथ लगातार सर्दी का कहर जारी है। वहीं पीलीभीत में भी पहाड़ी क्षेत्रों और तराई क्षेत्र होने के कारण लगातार पीलीभीत में कई दिन से लगातार सूरज नहीं दिखाई दिया है। वहीं तेज हवाओं और कोहरे की मार से लगातार लोग ठंड से जूझ रहे हैं। वहीं घर से निकलना लोगों का दुश्वार हो चुका है। सर्दी से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशन में पीलीभीत प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। वहीं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि सड़क में कम से कम दुर्घटनाएं हों, लोगों की कोहरे और शीतलहर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचाए जा सकें। वहीं प्रशासन की तरफ से अलावों की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि लोग सर्दी में
इस कोहरे भरे मौसम में शीतलहर में आग के द्वारा और अपने आप को सुरक्षा महसूस कर सकें और बचाए जा सकें। वहीं लगातार देखा जाए तो पीलीभीत में इस समय लगातार शीतलहर की हवा चल रही है, जिसके कारण सर्दी विकट तरीके से पड़ रही है, जिसमें लोगों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे और बुजुर्गों के लिए इसमें काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं सबसे ज़्यादा नुकसान आवारा पशुओं के लिए भी है कि किस प्रकार से जो शेल्टर होम बनाए गए हैं उनमें तो रह रहे हैं आवारा पशु, लेकिन फिर भी जंगलों में आसपास क्षेत्रों में आवारा पशु घूमते दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल पीलीभीत में अभी सर्दी से किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। लगातार 5 से 6-7 सेल्सियस जो है वो पारा पीलीभीत का रह रहा है, जिसके चलते काफ़ी सर्दी पीलीभीत में पड़ रही है। प्राइम न्यूज़ के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से। ग्रेटर नोएडा दनकौर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया है। दरअसल देर रात पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान जो बीजेपी नेता था वो अपनी लग्जरी गाड़ी से हूटर बजाता हुआ वहां से निकल रहा था। जब पुलिस ने उसको रोकने का इशारा किया तो उसने पुलिस के साथ अभद्रता की। उसके बाद पुलिस ने तुरंत गाड़ी को रुकवाकर उसकी तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद जब पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता से कागजात मांगे तो वो कागजात भी नहीं दिखा पाया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की जो गाड़ी है उसको सीज किया, उसको थाने लेकर आई और जो आरोपी चालक बीजेपी नेता था उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस पूरे मामले में ग्रेटर नोएडा के जो डीसीपी है अभिषेक वर्मा, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक लग्जरी गाड़ी होटल बजाती हुई वहां से गुजर रही थी। इसके बाद जो हमारी पुलिस की टीम थी जो चेकिंग कर रही थी उसने उसको रोकने का इशारा किया तो उसने गाड़ी रोकने के बजाय पुलिस के साथ जो है अभद्रता करते हुए वहां से गाड़ी को निकालने लगा, जिसके बाद पुलिस टीम के द्वारा उस गाड़ी को रुकवाया गया। रुकवाने के बाद गाड़ी को सीज किया गया और सीज करने के बाद जो आरोपी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा से नदीम सैफी, प्राइम न्यूज़। एक तरफा प्रेम में पागल युवक ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। हाँ, मामला है कानपुर जिले के ककवन थाना क्षेत्र का, जहां एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता था। घर वालों ने जब इसका विरोध किया और लड़की की शादी दूसरी जगह तय कर दी तो एक तरफा प्रेम में पागल युवक ने लड़की के मामा को ही मौत के घाट उतार दिया और निर्मम तरीके से हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया। 4 दिन बीत जाने के बाद में भी पुलिस अभी तक शव को बरामद नहीं कर सकी है, जिसको लेकर के परिजनों में काफी आक्रोश है। परिजनों ने आज यहां पर सड़क भी जाम की और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है। आपको बताते चले कि हत्या का मास्टरमाइंड नौशाद का भाई अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसके चलते परिजनों को भारी आक्रोश है और परिजनों को लगातार नौशाद की ओर से धमकियां भी मिल रही हैं, जिसके चलते परिजन आज जीटी रोड पर बैठकर हंगामा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ धीरज शुक्ला, प्राइम न्यूज़ कानपुर। के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के इटौली पुल पर एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जो घायल 3 जो लोग हैं उनको एक गंभीर घायल को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, वहीं 2 का इलाज हरदोई जनपद में चल रहा है। हादसे के पीछे जो घायल है उसने बताया कि कार के सामने अचानक एक जानवर आ गया जिससे हादसा हो गया। उसने अभी बताया कि वो अपनी बहन के घर से वापस चारों लोग आ रहे थे, इस दौरान हादसा हुआ है। फिलहाल जहाँ पर हादसा वहाँ पर को बता दें कि टौली का पुल काफ़ी वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र मांगा जाता है। तिरछे मोड़ भी वहाँ पर मौजूद है। प्रशासन ने पहले भी काफ़ी वहाँ पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं, लेकिन फिर भी अनियंत्रित कार वहाँ पर पड़ा। हादसे के पीछे बताया जा रहा है कि हल्का फुल्का वहाँ पर कोहरा भी मौजूद था, इस दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल जो मृतक है वो टिकारी गांव का रहने वाला है, पछौना थाना लगता है। उसका शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यहाँ पर आपको यह भी बताना चाहेंगे जो कार है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। जो मृतक था उसका शव वहाँ 2 घंटे फंसा रहा। पुलिस ने ट्रैक्टर से कार को खींचकर बाहर निकाला, तब जाकर उसके शव को बाहर निकाला जा सका। फिलहाल प्रशासन अब आगे क्या कार्रवाई करता है, जो उस मार्ग पर लगातार दुर्घटनाएँ बढ़ रही उसको रोकने की प्रशासन क्या कार्रवाई करता है देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अमूसा दीपक गुप्ता, प्राइम न्यूज़ हरदोई। आज 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में MP MLA कोर्ट में अब्दुल्ला आजम खान और उनकी आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को
हाजिर होना था, लेकिन वो किसी कारणों से नहीं पहुंचे हैं। लेकिन कोर्ट में जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसमें अभी भी 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में जो गवाह पहुंचे हैं कृष्ण अवतार, उनसे गवाही हुई है उनकी। और उसके बाद जो बचाव पक्ष के वकील हैं, जो आज़म के वकील हैं और अब्दुल्ला आज़म के, वो जिरह कर रहे हैं। वो उन जो गवाही दी है उन गवाहियों पर सवाल पूछ रहे हैं, जवाब चाह रहे हैं। और अभी काफ़ी समय से जिरह चल रही है, लंबी सी एक जिरह हो सकती है क्योंकि अभी भी काफ़ी समय लग सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल भी इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन आज़म खान के जो वकील हैं उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था। जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसने उस प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया था और जो गवाही के जिरह के लिए समय मांगा गया था उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं दूसरे गवाह जो कृष्ण अवतार हैं उनको आज बुलाया गया था और उन्होंने अपनी गवाही दी है। और गवाही देने के बाद जो आज़म के वकील हैं वो वह उनसे जिरह कर रहे हैं और काफ़ी समय अभी हो चुका है और अभी भी लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में अंदर कार्रवाई चल रही है। वहीं आज़म खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आज़म बहरहाल अभी नहीं पहुँचे हैं। देखने की बात ये होगी कि जो जिरह हो रही है उस जिरह के बाद अब कोर्ट कौन से गवाह को आगे बुलाती है, क्योंकि जो जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला है वो काफ़ी आज़म के लिए महत्व रखता है कि अगर आज़म खान और आज़म का परिवार यदि दोषी पाया गया तो उनके लिए एक बार फिर सज़ा का उनके लिए कलंक लग जाएगा, क्योंकि अब्दुल्ला आज़म भी इसमें आरोपी हैं और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा भी आरोपी हैं और आज़म खान भी हैं। तो अभी तो फ़िलहाल इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट जो रामपुर है वहाँ जिरह चल रही है और उनके आज़म के वकील जो हैं बचाव पक्ष में अपने जो बचाव पक्ष के वकील हैं आज़म के वकील, वो गवाह से जिरह कर रहे हैं। रवि सक्सेना, प्राइम न्यूज़, रामपुर। शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। आपको बता दूं कि अलीगढ़ में जो है कड़कड़ाते की ठंड पड़ रही है। शाम ढलते ही कोहरे की चादर शहर को अपने आगोश में ले लेती है। वहीं आपको मैं बता दूं कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि कुछ लोग यहाँ पर जो है मजदूर बैठे हुए हैं और ठंड से बचने के लिए आग जलाकर ठंड से बचने का उपाय भी कर रहे हैं। वहीं मैं उनसे बातचीत भी करना चाहूँगा कि वो कहाँ से आए हैं और क्या करने आए थे यहाँ पर। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम बबलू है। ये बताइए, अलीगढ़ में किस तरीके की ठंड पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? ठंड तो काफ़ी पड़ रही है यहाँ पे। क्या कहेंगे, क्या करने आए थे यहाँ, कहाँ जा रहे थे? मजदूरी करने आए थे साहब, मजदूरी है नहीं अभी। ठंड के चलते जो रोजगार की भी समस्या है। जी सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बता। राजू। राजू जी, ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ? मजदूर करना काम। क्या आज गए नहीं काम पर? कैसे, क्या हुआ? काम नहीं है, ठंड के चलते रोजगार की समस्या है। हाँ, रोई ना। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बढ़ती ठंड के चलते जो रोजगार की भी समस्या यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा निर्देशित नगर निगम की टीम को निर्देशित भी किया गया था कि जगह जगह पर जो लोग बैठे रहते हैं उनके लिए ठंड से बचने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था की जाए, जिससे कि अलाव जलाकर लोग जो है आग के सहारे ठंड से बचते जाएँ। वहीं आपको मैं बता दूं कि नगर निगम की टीम ने जो है जगह जगह पर रैन बसेरे बनाए हैं और रैन बसेरे के साथ साथ शेल्टर होम की भी यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। क्योंकि बीते दिनों कई बार ये देखने को मिला था कि कुछ लोग जो है खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर थे। वहीं ये तस्वीरें जब वायरल होने के साथ साथ जिलाधिकारी ने सख्त कदम उठाए कि किसी भी तरीके की ठंड में किसी भी व्यक्ति को कोई भी अव्यवस्था नहीं होने पाए, जिसके चलते शेल्टर होम और रैन बसेरों की व्यवस्था यहाँ पर की गई। वहीं अगर इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति ठंड में खुले आसमान के नीचे सोता हुआ नजर आता है तो उसको तत्काल वाहन के माध्यम से रैन बसेरे तक पहुंचाया जाता है। वहीं आपको मैं बता दूं कि बढ़ती ठंड के चलते जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा जो कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के जो स्कूल थे उनको जो है 12 तारीख तक बंद कर दिया गया है। अलीगढ़ से आकाश कुमार, प्राइम न्यूज। झांसी में विगत दिनों बरुआ सागर थाना क्षेत्र के मंसल माता मंदिर के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात युवक की शिनाख्त करते हुए परिजनों की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज किया था तथा हत्या का मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने शव के पास से बरामद हुए मोबाइल के आधार पर हत्या आरोपी पति पत्नी को हिरासत में लेकर घटना का खुलासा किया है। आपको बता दें कि झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र के मंसल माता मंदिर के पास प्रवेश कुशवाहा नाम के युवक का शव मिला था, जिसके पास से मोबाइल भी बरामद हुआ था।
पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज किया। वहीं मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर पड़ोस के ही रहने वाले देशराज और उसकी पत्नी को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जहां पूछताछ करने पर दोनों ने घटना का खुलासा किया, जिसमें बताया गया कि प्रवेश जो मृतक था उसका संबंध देशराज की पत्नी से था, जिसकी जानकारी देशराज को हो चुकी थी और देशराज ने पत्नी को धमकी दी थी कि अगर वह उसको प्रवेश को रास्ते से हटाने में मदद नहीं करेगी तो वह देशराज को पत्नी को तलाक दे देगा। जिसके बाद पार्वती ने देशराज अपने पति के सहयोग से प्रवेश को सुबह मंसिल माता मंदिर के पास झाड़ियों में बुलाया और जहां देशराज द्वारा प्रवेश की गला दबाकर हत्या कर दी। और वहीं पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए हत्या आरोपी पति पत्नी के पास से हत्या में प्रयुक्त सामान और बाइक सहित अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। फिलहाल इस घटना से पूरे क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली से लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो घटना 2 दिन पूर्व हुई थी और पुलिस द्वारा कुछ ही समय में घटना का खुलासा किया गया, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली और उनके कार्य की सराहना की जा रही है। कैमरा पर्सन मोहम्मद सैफ के साथ रवि प्रहा, प्राइम न्यूज़ झांसी। जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्रा के आदेश पर छापेमारी के दौरान अलीपुर खादर में 2500 लीटर शराब का लाहन नष्ट किया है आबकारी विभाग ने छापामारी के दौरान, और लगभग 320 लीटर जो कच्ची शराब है वो बरामद की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद के हसनपुर थाना क्षेत्र अलीपुर खादर की, जहाँ मुखबिर की सूचना पर जो है आबकारी विभाग पुलिस ने छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान जो अलीपुर खादर में 320 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और 2500 लीटर जो है कच्ची शराब का लाहन नष्ट किया है वहीं मौके पर। वहीं जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्रा ने बताया कि जो बीती रात जो है मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आबकारी पुलिस ने छापामारी की है, जिसके दौरान वहाँ पे पुलिस को काफ़ी मात्रा में शराब जो 2500 लीटर शराब का लाहन नष्ट किया गया है और 320 लीटर शराब कच्ची बरामद की गई है, जिसके द्वारा आज उस विधिविद द्वारा जो जिन लोगों पे ये पकड़ी गई है उन पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है। प्राइम न्यूज़ संजय कुमार, अमरोहा।